नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में आगे हम चर्चा करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन नजर आ रहा है, उस पर एक एक करके बात होगी। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि मिड कैप में इस वक्त ट्रेडिंग के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको रणनीति बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में वीकनेस है। 145 अंकों की कमजोरी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 250 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन निचले स्तर को संभालने की कोशिश कर रहा है बाजार। गिरावट जरूर हुई थी, लेकिन अब देखिए बहुत धीरे धीरे करके एक रिकवरी लाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में हमने देखा था कि बीच में 25,100 का भी लेवल टूट चुका था, लेकिन संभलता हुआ नजर आया बाजार वहां पर। और बैंक निफ्टी भी देखिए अब निचले स्तरों से संभलता हुआ नजर आ रहा है, वापस से 51,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 51,500 की तरफ बढ़ते हुए बैंक निफ्टी इस वक्त दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 400 अंकों की कमजोरी है इस वक्त। लेकिन जैसा कि आप चार्ट्स पर देख पा रहे हैं कि थोड़ा रिकवरी आई है निचले स्तरों से। जो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद देखिए रिकवरी आई है। मार्केट ब्रेथ भी सुधरा है। वायदा बाजार में जब हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, एडवांसेस शेयर्स जो थे वो करीब 30-38 के पास थे। अब देखिए वहां पर भी रिकवरी आई और अब 64 शेयर्स ऐसे हो चुके हैं जो कि हरे निशान में आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी रिकवरी आई है। मार्केट ब्रेथ में भी सुधार इस वक्त देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो चढ़ने वाले शेयरों में ऊपर है आज एशियन पेंट्स 2.5%, क्योंकि कच्चे तेल में जब गिरावट आती है तो पेंट शेयरों को, टायर शेयरों को, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं, एविएशन स्पेस, इनको काफ़ी फायदा होता है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स करीब 2.5% ऊपर। कुछ चुनिंदा फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी बाइंग आज नजर आ रही है। एचयूएल ऊपर है 1%, ग्रासिम में मजबूती है, बीपीसीएल ऊपर है। इसके अलावा अल्ट्राटेक, सन फार्मा, डीवीज लैब में तेजी है। और रिलायंस भी जो है वो भी बाजार आज कमजोर जरूर है, लेकिन रिलायंस आज नहीं टूट रहा है। रिलायंस भी देखिए थोड़ा संभलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बाजार को भी कहीं ना कहीं संभालने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं अपने चार्ट्स पर निचले स्तरों से रिलायंस के स्टॉक में भी काफी अच्छी रिकवरी आई है। दिन के ऊपरी स्तर पर रिलायंस इस वक्त कारोबार कर रहा है। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में आज आईटी स्टॉक्स दबाव बना रहे हैं। इसमें विप्रो नीचे है 3%, ओएनजीसी में 3% की गिरावट, क्योंकि एक तरफ जब कच्चा तेल टूटता है तो ओएनजीसी जैसी कंपनियों को यहाँ पर थोड़ा नुकसान भी होता है। कोल इंडिया नीचे है, इन्फोसिस, हिंडाल्को, एलटीआई माइंडरी जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार में आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स काफी ज्यादा हावी हैं। इसमें मेटल्स टूट रहे हैं, आज आईटी टूट रहे हैं, और क्रूड के चलते भी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स में प्रेशर बना हुआ है। तो यह है बाजार का हाल इस वक्त का। अब आपको बताएंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में किस तरह का एक्शन बना हुआ है। हम देख पा रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी कमजोरी है, लेकिन यहाँ पर भी निचले स्तरों से थोड़ा यहाँ सुधार देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स सपाट कारोबार कर रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ी रिकवरी आई है। इसमें 3 विंडो के जरिए पहले आपको बता देते हैं कि मिड कैप में कहाँ पर एक्शन आज बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें जीआईसी रीएश्योरेंस डिस्काउंट पर ओएफएस से शेयर पर दबाव, सरकार ओएफएस के जरिए 7% हिस्सेदारी बेचेगी। ये खबर हमने आपको सुबह भी हाईलाइट की थी और उसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में है। इसके अलावा आज आईटी शेयरों में गिरावट है। नैस्डैक में भारी गिरावट देखने को मिलती, करीब 570 अंकों की। वहां पर जो टेक शेयर टूटे हैं उसका असर आज हम भारतीय आईटी कंपनियों पर भी देख रहे हैं। और इसमें मिड कैप कंपनियां एनफिसिस और कोफोर्ज जैसी कंपनियां भी 2 से 3% आज कमजोर हैं। फेडरल बैंक में ब्रोकरेज ने रेटिंग घटाई है, जिसकी वजह से शेयर आज टूट रहा है फेडरल बैंक का। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट से घटाकर अंडर वेट की रेटिंग दे दी है और उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि फेडरल बैंक के स्टॉक में दबाव है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल हो चुके हैं। 5paisa.com से रुचित जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रुचित जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? आज टूटा जरूर था, लेकिन थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। अहम सपोर्ट लेवल्स के नीचे बाजार नहीं आया है, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? बाइंग के मौके देख रहे हैं आप मार्केट में और इंडाइसेस में? जी, वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। आई थिंक ब्रॉडर ट्रेंड के चेंज होने के कोई साइंस अब तक नहीं है। आज हमने डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स के नेगेटिव रिएक्शन को देखते हुए एक नेगेटिव ओपनिंग देखी,
बट नो यूजुअली गैप अप और गैप डाउन जब ऐसे होते हैं तो उसके बाद फॉलो अप काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज के फॉलो अप मूव्स देखेंगे तो ऐसे कुछ सेलिंग प्रेशर नहीं रहे, इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक नो ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छी पॉजिटिविटी हमने ओपनिंग के बाद में देखी है। सो हमें यस लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शंस लिमिटेड है। सो आई थिंक मे बी अगर कुछ करेक्टिव फेजेस भी रहते हैं, ये जो लास्ट 13-14 दिन में हमने लगातार एक अपमूव देखा है, मोमेंटम सेटअप्स लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़े ओवरबॉट है, बट वो कूल ऑफ होना नेसेसरी नहीं है प्राइस वाइज करेक्शन से हो, बट एक टाइम वाइज करेक्शन पे से भी हो सकता है। सो इंडेक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेंज में रहेगा 25,000 से लेके 25,400, इसी रेंज में कंसोलिडेशन कुछ समय के लिए रहेगा जिसके हम टाइम वाइज करेक्शन रहेगा। तो इनकेस वो लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है 25,000 के आसपास अगर आता है तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स में ढूंढ सकते हैं। बाकी तब तक आप एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, जहां रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो आपके ट्रेडिंग रिकमेंडेशन क्या होंगे रुचित, ये भी बताइए। ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस में आज नो जेके सीमेंट में खरीदारी की सलाह है। सो यहाँ पे हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट प्रीवियस स्विंग हाइस के ऊपर देखा है, वो भी डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ में। सो आई थिंक आज स्टॉक में एक अच्छे मौके है फ्रेश बाइंग करने के लिए। करंट लेवल से भी हमें लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है। 4470 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 4850 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, जेके सीमेंट ये एक स्टॉक है, आज खरीदारी करके चल सकते हैं आप। 4,850 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 4470 का। जेके सीमेंट में तेजी करने की सलाह। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर की तेजी दिख रही है, उसमें मज़गांव डॉक और बीएमएल, और उसके अलावा कुछ और भी डिफेंस स्टॉक्स है जहां पर की अच्छी तेजी है, क्योंकि कल हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि रक्षा मंत्रालय ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। 1 लाख करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स थे जिनको की मंजूरी देने की बात की थी, और अब हो भी चुका है ऐसा, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो उपकरण खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी से डिफेंस शेयरों में आज मजबूती है। मज़गांव डॉक अब 6% आ चुका है। इसके अलावा कोचिंग शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, पारस डिफेंस, गार्डन रीच जैसे स्टॉक्स भी 2 से 3% ऊपर है। रुचि जी, डिफेंस में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड के लिए? एचएल के चार्ट सेक्टर्स अच्छे हैं, वैसे तो बाकी सब स्टॉक्स में भी एक अच्छे मूव हमने देखे हैं। मज़गांव डॉक, जीआरएसी भी एक नो मूविंग एवरेज सपोर्ट से पुल बैक मूव दे रहे हैं, बट अगर आप रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखें कि रिसेंट करेक्टिव फेज में, तो एचएल में करेक्शन के बाद उसने अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बना दिया है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे नो वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी इन करेक्टिव फेजेस में भी, और एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव आपको फिर से एचएल में आते हुए देखेंगे। तो करंट लेवल्स पे अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो एचएल 4800 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 5050 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है सलाह। आज एचएल अच्छा लग रहा है, कल भी ऊपर था ये स्टॉक, अभी भी देखिए 1.5% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। यहाँ पर आप एंट्री के मौके ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि क्रूड फैक्टर भी प्ले कर रहा है। क्रूड में जिस तरह से गिरावट आई है, हमने $73 के भी लेवल देखे, उसके चलते भी कुछ स्टॉक्स में आज एक्शन है, स्पेशली पेंट शेयरों में। एशियन पेंट्स निफ्टी का टॉप गेनर, उसके अलावा कांसाई, नेरोलैक, बर्जर पेंट्स जैसे स्टॉक भी 2-2% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। ये पेंट स्टॉक्स में रुचित कोई अच्छा लग रहा है आपको एंट्री लेने के लिए, या फिर बड़ी निफ्टी काउंटर एशियन पेंट्स के साथ ही आप जाना चाहेंगे? अभी फिलहाल अपने ऊपरी स्तर पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफी समय से पेंट स्टॉक्स में कुछ नो बड़े रिटर्न्स नहीं बने हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो फेवरेबल है ये फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से जो पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं। बट आई थिंक नो ज्यादा प्रेफरेंस नो लार्ज नेम्स एशियन पेंट जैसे बड़े नेम पे ही रहेगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं। सो यहाँ पे एक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव भी रहता है, तो 3320 के आसपास तक के टारगेट्स नियर टर्म में आप एशियन पेंट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू है। एशियन पेंट्स 3320 के आसपास तक जा सकता है, और सिमिलरली बर्जर पेंट्स में भी 610 615 की रेंज एक्सपेक्ट की जा सकती है। ओके, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। बर्जर पेंट्स में भी खरीदारी करने की सलाह, और अगर थोड़ा डिफेंसिव आपको प्ले करना है तो एशियन पेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए भी पोर्टफोलियो लायक ही स्टॉक है, वहां पर मौजूदा लेवल्स पर भी एंट्री ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और मिड कैप में और कहां पर एक्शन दिख रहा है, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में हैं, ये बताने के लिए जिने नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए। जी, तो खबरों के दम पर देखें तो मिंडा कॉर्प पहला स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो एक लाइसेंसिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया है सेंको के साथ। ये दोनों ही कंपनी मिलकर अब एक इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सॉल्यूशंस ऑफर करेगी ईवी मार्केट के लिए।
दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा नेटको फार्मा। तो नेटको फार्मा कनाडा जो कि होली ओन सब्सिडरी है कंपनी के, उसने अनाउंस किया कि वो $8 मिलियन का निवेश करेगी जेनेसिस कंपनी में। इसी के साथ अगर हम अब नज़र डालें मिड कैप गेनर्स की तरफ, तो वहाँ में स्टॉक नज़र आएंगे जैसे कि मैज़ेगन डॉक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, APL, अपोलो टायर्स, फैक्ट और भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स। और वहीं अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि फोर्टिस, एम्फेसिस, इंडियन बैंक, कल्याण ज्वेलर्स और फेडरल बैंक। ठीक है, तो ये हैं आज के कुछ बड़े गेनर्स और लूजर्स आज के बाजार में, जहां पर कि एक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें एक बार रुचित आपसे राय लेंगे। जो मिड कैप IT कंपनियां हैं, हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जो टेक कंपनियों में गिरावट आई है, नास्डैक टूटा, उसका असर आज हम भारतीय IT कंपनियों पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर भी ये सभी स्टॉक्स टूट रहे हैं। क्या करेक्शन आप यहाँ से और देख रहे हैं इन तमाम कंपनियों में, और कहीं एंट्री लेवल देख रहे हैं या फिर शॉर्ट साइड ट्रेड कहीं पर दिखाई दे रहा है आपको? तो IT एज ए सेक्टर ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी काफी स्ट्रांग है। हमें लग रहा है कि करेक्शंस भी आएंगे तो कोई बड़े प्राइस वाइज करेक्शंस नहीं रहेंगे, और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी IT स्पेस में रखनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मे भी थोड़े छोटे मोटे डिप्स रहेंगे, बट नो, आई थिंक ये डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज लोअर लेवल्स पे फाइंड करनी चाहिए। स्टॉक सच एज LTI Mindtree है। नो, मैं ज्यादा लार्जर नेम्स के साथ जाना चाहूंगा। अगर फ्रेश बाइंग के लिए देखना है तो LTI Mindtree है, HCL टेक है, इन्फोसिस है। ऐसे स्टॉक्स में अगर आगे आने वाले फ्यूचर में ये ग्लोबल मार्केट्स के करेक्शन के कारण कुछ भी डिप्स आते हैं तो वहां पे फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। ठीक है, तो LTI Mindtree जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ JM फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। अक्षय जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए कहाँ पर देख रहे हैं आप आज ऑप्शन के मौके? जी, गुड आफ्टरनून। तो आज का जो स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स का करंट मार्केट प्राइस करीबन 535 के आसपास है, और एक पॉसिबल ब्रेकआउट एरिया है टेक्निकल प्राइस चार्ट पे 540, जिसके बाद आपको 570 तक टारगेट बनते दिखेंगे। तो ओवरऑल टारगेट प्रोजेक्शन 570 के चलते आपको रणनीति बनानी है कि आपको ब्रेकआउट की पहले तैयारी वैनिला ऑप्शन कॉल के द्वारा करनी है स्ट्रेटेजी, जहां पे 570 सितंबर की कॉल 7 और 8 रुपए के आसपास चल रही है, उसको आपको बाय करनी है। टारगेट 1 आपका बनेगा 11, टारगेट 2 बनेगा 15, और अप्रोक्सीमेट स्टॉप लॉस ₹4.25 रहेगा ऑप्शन प्रीमियम पे। लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल स्ट्रेटेजी में है 11,500 का, और आपका रिस्क या स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 6,500 का। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर 1% ऊपर है, यहाँ पर आप ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हैं। 570 की कॉल खरीदें, 11 से 15 रुपए का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस 4 रुपए के आसपास का लगाइए। इसमें अधिकतम मुनाफा 11,500 तक का हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान हो सकता है। कुछ और भी सेक्टर और स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, और आज फोकस में है मेटल स्टॉक्स भी। वहाँ पर आज कमजोरी देखने को मिल रही है। गिरावट की वजह क्या है, बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा रिसर्च लेकर। आशीषा, बताइए मेटल शेयरों में आज जो गिरावट है उसके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स हैं? बिल्कुल, ग्लोबली मेटल इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो काफ़ी गिरावट दिखी है। आज ही नहीं, पिछले 5 दिनों का ट्रेंड देखें तो काफ़ी गिरावट है। यूएस का मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया, PMI का डेटा जो 8 मंथ लो लेवल्स पर था, 8 महीने के निचले स्तर पे, जिसके चलते यूएस ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, और इसी के चलते ग्लोबली कमोडिटीज़ पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। हमने क्रूड की तो बात की, उसी के साथ कई सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी इम्पैक्ट दिखा। इनफैक्ट चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर भी चिंताएं हैं, जिसके चलते भी कमोडिटी प्राइसेस पर इम्पैक्ट दिखा है। सर्विसेज का डेटा आया था चाइना का जो काफ़ी कमज़ोर था, और इन एनी केस मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी कमज़ोर था, और चाइनीज़ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट पर पिछले कुछ महीनों से इम्पैक्ट दिखा है, और वो इम्पैक्ट अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते चाइनीज़ स्टील डिमांड को लेकर चिंताएं हैं।
और इसी के चलते ग्लोबली कई सारे कमोडिटीज़ पर इम्पैक्ट दिखा है। सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, फैक्ट्री डेटा जो चाइना से आया था वो भी काफ़ी कमज़ोर था। इसी के साथ बात करेंगे कमोडिटीज़ में कितनी गिरावट दिखी है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो एल्यूमिनियम, इसमें करीब 5.5% की गिरावट दिखी है पिछले 5 दिनों में। इसी के साथ लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर के दाम में भी करीब 5.5% की गिरावट दिखी। निकल में 4% की गिरावट। इसी के साथ जिंक और स्टील, इन दोनों प्राइसेस में भी भारी गिरावट दिखी है। इसके सबसे पहले आयरन ओर प्राइसेस की बात करते हैं, क्योंकि आयरन ओर प्राइसेस ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 30% की गिरावट आयरन ओर प्राइसेस पर दिखी है। $100 पर टन के आसपास जो आयरन ओर प्राइसेस थे वो अब घिरकर $95 पर बैरल के आसपास चले गए हैं। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता है। इसी के साथ चाइना में स्टील डिमांड की चिंता है। याद रखिए, आयरन ओर एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है स्टील के लिए, और स्टील की डिमांड पर चिंता है, जिसके चलते आयरन ओर के प्राइसेस घटे हैं। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि अब शायद आयरन ओर प्राइसेस बॉटम आउट हो चुके हैं और थोड़ी सी तेज़ी दिख सकती है या लार्जली रेंज बाउंड रह सकते हैं। इसी के साथ स्टील इंडस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे। डोमेस्टिक स्टील डिमांड को लेकर चिंताएं हैं, और इसी के साथ याद रखें इंपोर्ट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इंडिया में चाइना और कोरिया से, और इसी के साथ एक्सपोर्ट्स में कमी दिखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड डोमेस्टिक स्टील मिल्स में डिमांड कंसर्न्स है, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं जिसके चलते कंपटीशन बढ़ी है और एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड स्टील डिमांड को लेकर भी काफ़ी कंसर्न्स है। बट ऑल इन ऑल हाँ, कमोडिटी प्राइसेस घटे हैं और ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स है, जिसके चलते सभी मेटल शेयरों में आज गिरावट दिखी है। इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट है आज, और पिछले 5 दिनों की बात करें तो 2.5% की गिरावट दिखी है। ठीक है, तो ये है मेटल शेयरों पर अभी आशीषा पूरी रिसर्च लेकर हमें बता रही थी। ग्लोबल फैक्टर्स काफ़ी कुछ असर डाल रहे हैं मेटल शेयरों की चाल पर। हम देख रहे हैं कि चीन से, यूएस की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, और उसी का असर मेटल स्टॉक्स पर आज देखने को मिल रहा है। इस पर एक बार राय ले लेते हैं। रुचित, आपकी क्या सलाह होगी? मेटल शेयरों में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, पिछले काफ़ी समय से कुछ ग्लोबल कंसर्न के कारण ये तमाम स्टॉक्स टूट रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है, मेटल शेयरों को कैसे ट्रेड करें? तो बिल्कुल एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे जो रीसेंट मार्केट अपमूव आया है उसमें मेटल इंडेक्स में देखा गया है, और अब तक ऐसे कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। सो आई थिंक या तो एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज की पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे और कुछ समय तक ये स्टॉक्स कंसोलिडेट करेंगे। सो करंट लेवल्स पे तो कोई इतने ट्रेड सेटअप्स नहीं है स्टॉक्स में, बट लेकिन फिलहाल मैं वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगा मेटल स्पेस के लिए। ठीक है, तो मेटल शेयर में फिलहाल कोई रणनीति अपनाने की सलाह नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करने की सलाह आपको दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है मिड कैप के महारथी। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से देवर्ष वकील जी मौजूद हैं इस वक्त। देवर्ष जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? हाँ, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस को रेकमेंड कर रहे हैं। हमने 1040 से 990 के बैंड के बीच में आप धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कीजिए। PNB जो पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने इसको प्रमोट किया था 1988 में, करीबन 28% उनका स्टेक है। ये 4th लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है AUM के बेसिस पे। करीबन टायर 2 और टायर 3 में करीबन 300 जितनी ब्रांचें हैं इनकी, और अभी जो इनके रिजल्ट्स आए थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे। प्रोविजनिंग भी काफी कम हुई थी, ग्रॉस NPA भी धीरे धीरे रिटेल साइड कम हो रहे हैं, और कॉर्पोरेट साइड में उन्होंने पूरा प्रोवाइड कर दिया है, तो ग्रॉस NPA वहां पे 0 हो चुके हैं। अब आगे मैनेजमेंट यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ आएगा, और जो राइट डाउन किए हुए हैं वो रिटर्न ऑफ पूल में से भी उनको राइट बैक मिलेगा। हमारा ऐसा मानना है कि 18% का ग्रोथ FY24 से FY26 में लोन बुक में आ सकता है, और NII में करीबन 16-15% का ग्रोथ आ सकता है। कंपनी का ROA 2% से 2.2% तक FY26 में जा सकता है। तो हमने उसका फेयर वैल्यू 1164 लगाया है, तो उसे 3 क्वार्टर में, मतलब 6 से 9 महीने में यहाँ से 1000 रुपए से 1164 का टारगेट, 1164 का हमारा टारगेट है। तो ये आज का मेरा PNB हाउसिंग हमारा मिड कैप पिक है।
ठीक है, तो पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर नज़र रखिए 9 महीने के लिए 1164 के टारगेट्स यहाँ पर देवर्ष जी देख रहे हैं और बाकी फंडामेंटल फैक्टर्स भी उन्होंने हाईलाइट किए जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि एनआईए के फ्रंट पर, ग्रोथ के फ्रंट पर, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नंबर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो पीएनबी हाउसिंग, ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से आप इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देवर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। रुचि जी एक बार सरकारी बैंकों पर सलाह दीजिए, काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं आज ये स्टॉक भी। बड़े स्टॉक तो गिरावट में है ही, इसमें इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स यहाँ पर भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों में कहीं कोई ट्रेड लेने की सलाह आपकी तरफ से? इनफैक्ट पिछले दो ढाई महीने में देखें तो पूरा कंसोलिडेशन फेज ही पीएसयू बैंक्स में देखा गया और ऐसे कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइंस अभी भी आए नहीं है। जैसी तेजी हमने पिछले वर्ष देखी थी, इस वर्ष में मार्च के पहले तक देखी थी, वैसी तेजी के साइंस अभी भी नहीं है। आई थिंक लीडरशिप साइंस तो एसबीआई से ही आने चाहिए। सो फिलहाल तो अभी भी कंसोलिडेशन लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा, पर आगे चल के अगर एसबीआई में हम 825 826 के ऊपर के ब्रेकआउट देते हैं तो फिर आई थिंक शुरुआत एसबीआई से हो सकती है, उसके बाद कुछ फॉलो अप मूव्स हम दूसरे स्टॉक्स में देखेंगे। सो फिलहाल तो वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी, बट यस आपके वॉच लिस्ट पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रख सकते हैं, जहां पे 826 के ऊपर निकलता है स्टॉक तो उसके बाद ये स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो एसबीआई में अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए और यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रुचि जी थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए तमाम स्टॉक्स में। चलिए फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही हमारे साथ। नमस्कार।